नमस्कार दोस्तों। तो हम पर्यावरण के विगत वर्षों में जो प्रश्न आए हुए हैं यूपीपीसीएस में उसका अवलोकन और विश्लेषण कर रहे थे। 12 से 2014 तक कंप्लीट हमने कर लिया है। इस वीडियो में 2015 के पर्यावरण के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? तो जो सही सुमेलित है उसकी पहचान करना है। तो सही तो है विकल्प नंबर सी, हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र। लेकिन अच्छे से देख लेते हैं जो नहीं है वो क्यों नहीं है। पर्वत के सामने लिखा हुआ है सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र होता है, ना कि पर्वत, इसलिए ये गलत हो गया। दूसरा क्या है, अजैविक अवयव। तो जो जीवाणु होते हैं वो जीवाणु अजैविक अवयव नहीं होते हैं। मतलब आपको तो पता ही होगा कि जो पर्यावरण होता है उसमें दो अवयव होते हैं, एक जैविक अवयव, एक अजैविक अवयव। तो जो जीवाणु है, जीवाणु जैविक अवयव के अंतर्गत आता है, जबकि अजैविक अवयव क्या होते हैं, जैसे कि प्रकाश हो गया, मिट्टी हो गया, पत्थर हो गए, तो ये सब सारी चीज़ें अजैविक आएगा, तो इसलिए गलत हो गया। अच्छा, तो सी नंबर तो सही है क्योंकि हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आते हैं। और वर्षा जो है, तो वर्षा ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं है, ग्रीन हाउस गैस जो होते हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण होते हैं, तो इसलिए डी नंबर गलत हुआ। अच्छा, व्याख्या में भी कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, और तो मिला देते हैं डायरेक्टली। खनिज किससे मिलेगा? समाप्त होने योग्य। तो खनिज जो है हमारे पास उपलब्ध पृथ्वी पर वो समाप्त होने योग्य है, ऐसा नहीं कि चलता ही रहेगा। तो 1 का 3 और 1 का 3 दो ऑप्शन में तो एलिमिनेट अभी नहीं हो पाएगा, 2 ही सिर्फ एलिमिनेट हो पाएगा। बी नंबर में लिखा सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा असमाप्त होने योग्य होते हैं। तो जिस तरह से खनिज समाप्त हो जाएगा लेकिन सौर ऊर्जा समाप्त नहीं होगा एक तरीके से, तो इसलिए यहाँ पर बी का 4, तो बी का 4 भी 2 में है, तो 1 का 3 भी 2 में है, बी का 4 भी अभी भी एलिमिनेट नहीं हो रहा है। बायोगैस, तो बायोगैस मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड से मेल खाएगा, तो सी का 2 सिर्फ और सिर्फ 1 में ही है, यानी कि विकल्प नंबर ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर सी का 2 कोई पकड़ ले तो एक ही बार में इसका कंप्लीट हो जाएगा। अब लास्ट में बचा वन अवरोपण, तो वन अवरोपण ये वर्षा से संबंधित है। मैं एक बार फिर से सही सीधे सीधे बोल देता हूँ। खनिज समाप्त होने योग्य हैं, सौर ऊर्जा असमाप्त होने योग्य हैं, बायोगैस मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड से मेल खाता है, और वन अवरोपण ये वर्षा से मेल खाता है। नेक्स्ट देखते हैं, व्याख्या पढ़ देता हूँ, थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगी। खनिज समय के साथ समाप्त होने योग्य हैं। सौर ऊर्जा का स्रोत सूर्य है जो असमाप्त होने योग्य है। बायोगैस के मुख्य अंश मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड हैं, जबकि वन अपरोपण से वर्षा में कमी आती है। तो ये थोड़ा सा क्लियरिटी हो ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? तो बायोगैस संयंत्र जो होता है वो शक्ति यानी कि पावर और खाद दोनों दे सकता है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। व्याख्या पढ़ देता हूँ, रिवीजन हो जाएगा। बायोगैस संयंत्र शक्ति यानी कि पावर तथा खाद यानी कि मैन्योर्स दोनों प्रदान करता है। यह ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है। यह कृषि अपशिष्ट, गोबर, नगर निगम के कचरे एवं सीवेज आदि से उत्पादित होता है। यह जहाँ पर लिखा हुआ है मतलब बायोगैस संयंत्र के बारे में बोला जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है। तो जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है? तो जो विकल्प है उसमें से जो उपयुक्त विकल्प होगा वो विकल्प नंबर डी है, आवासीय विनाश। जब किसी का आवास ही विनाश हो जाएगा, उसी का विनाश यानी कि आवास में ही समाप्ति हो जाएगी, तो फिर जैव विविधता खतरे में पड़ेगा ही पड़ेगा, इसलिए सही इसका विकल्प डी हो जाएगा। अच्छा, जैव विविधता संबंधित याद आया कि एक शब्द था कि सबसे पहले जैव विविधता शब्द किसने दिया है? तो WG रोजेन ने 1985 ईस्वी में इस शब्द को दिया था। और जब जैव विविधता शब्द के बारे में बात कर रहे हैं तो जैव विविधता के बाद ही शब्द आया है हॉट स्पॉट। मतलब जैव विविधता में से भी सबसे ज़्यादा जैव विविधता जहाँ हो तो उसको हॉट स्पॉट बोलते हैं, जैसे कि पश्चिमी घाट भारत का। तो 1988 में नॉर्मन मायर्स ने हॉट स्पॉट शब्द दिया था और 1985 में WG रोजेन ने जैव विविधता शब्द दिया था। अब तक तो आपको ये दोनों शब्द याद हो गए होंगे, दोनों लाइन, क्योंकि कई बार हो गया ना। व्याख्या में क्या लिखा हुआ है? प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तथा औद्योगिक उत्पादन एवं नगरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक वास का विनाश किया जा रहा है। वास का मतलब आवास, जो जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो यही व्याख्या था। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2008 की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली बीमारियों की संख्या है। तो देखिए, पहले तो ये जो है एक तो आंसर ही सही नहीं है, दूसरा ये है कि आउटडेटेड करंट अफेयर है, तो ये रिपीट नहीं होगा। हाँ, इस तरह के तर्ज को जरूर हम देख सकते हैं कि इस साल हम क्या करंट अफेयर में पढ़ें। इसको क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ मैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो उपलब्ध विकल्पों में से जो जैट्रोफा है
ये बायोडीजल की फसल है। तो आंसर तो इसका विकल्प सी हो गया, लेकिन थोड़ा अन्य विकल्पों की स्पष्टीकरण के लिए थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। जेट्रोफा के बारे में वैसे 3-4 पॉइंट है। क्या लिखा हुआ है? जेट्रोफा बायोडीजल की फसल है। ठीक है, ये तो समझ में आ ही गया। जेट्रोफा पुष्पीय पादपों की प्रजाति का पौधा है। तो पुष्पीय पादप जो यहाँ लिखा हुआ है, अंडरलाइन वाली बात है कि जेट्रोफा पुष्पीय पादपों की प्रजाति का पौधा है जो सूखे तथा विनाशकारी कीटों के प्रति प्रतिरोधक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यह ऐसे बीज उत्पन्न करता है जिसमें 27 से 40% तक तेल होता है। यह का मतलब जेट्रोफा के बारे में बोल रहा है। लास्ट पॉइंट, जेट्रोफा के तेल को डीजल इंजनों में प्रयोग हेतु बायोडीजल में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो बस इतना ही बात था। नेक्स्ट, कुल मिला के एक पॉइंट जरूर याद रखिए कि जेट्रोफा जो है बायोडीजल की फसल है बस। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन संबंधित है। तो पादप संरक्षण से चिपको आंदोलन संबंधित है। विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, चिपको आंदोलन की जब हम बात कर रहे हैं, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तीसरी बार शायद रिपीट हो रहा है अभी तक, 2012 से लेकर अब तक ये तीसरी बार मिल चुका है। तो 1974 में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, 26 मार्च 1974 को। अच्छा, ये जो चिपको आंदोलन है एक शांत और अहिंसक आंदोलन में इसकी गिनती आती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। तीसरा पॉइंट, रैनी गांव, उत्तराखंड का जो रैनी गांव है जहां से गौरा देवी ने इसको शुरू किया था। तो ये पॉइंट भी हमें याद आना चाहिए। वैसे जो सक्रिय नेता के रूप में जो उभरे थे वो सुंदरलाल बहुगुणा और एक व्यक्ति थे, एक तो गौरा देवी और एक थे, ये क्या नाम है इनका, CPB, पता नहीं क्या लिखा, हाँ, चंडी प्रसाद भट्ट। तो चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी, ये तीनों का नाम जरूर याद आना चाहिए जब भी हम चिपको आंदोलन जैसे शब्दों का उच्चारण करते हैं तब। और ये कब का है? 1974 का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। तो वो वर्ष पूछ रहा है। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। इसका आंसर क्या हो गया? विकल्प सी। अच्छा, एक खास बात और क्या है, हमने पढ़ा है कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो 1973 से लगातार, यानी कि 1973 से लगातार 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। मतलब ये हुआ कि इसमें क्वेश्चन 2 बन सकते हैं। एक तो आपने कई बार ये क्वेश्चन देखा होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आप हर बार टिक लगा रहे हैं कि 5 जून को, 5 जून को, 5 जून को। तो ये तो सही है। कब से मनाया जा रहा है? तो 1973 से मनाया जा रहा है, 1973 से मनाया जा रहा है। और उसी के ठीक एक साल पहले 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन जो रिपीट हो, मतलब पहले आ चुका है, उसको मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एक बार पूछा था, तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पास हुआ है, और वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में। तो अधिनियम का ईयर भी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम हूबहू रिपीटेड क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो अब तक तो आपको याद हो ही गया होगा कि 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ओजोन के बारे में और क्या क्या हम जानते हैं? ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है O3, क्योंकि इसमें परमाणुओं की संख्या 3 होती है। अच्छा, और एक क्या चीज़ और हमने पढ़ा था? हमने एक चीज़ पढ़ा था कि इस जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में ओजोन का हिस्सा 3 से 7% तक होता है। सबसे ज़्यादा जलवाष्प का होता है वैसे, लेकिन 3 से 7% ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट में प्रभाव पैदा करता है ओजोन। अच्छा, ये सब मैंने क्यों लिखा है मुझे याद नहीं। अच्छा हाँ, दिवस के बारे में है तो इसलिए मैंने लिखा है कि 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस आपको याद आना चाहिए, क्योंकि ये सब रिपीटेड है, टेस्ट सीरीज में भी कई बार आ चुका है। तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो 1997 से मनाया जा रहा है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस अभी हो ही गया। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, ये भी ये तीसरा बार बोल रहा हूँ इस सीरीज में। तो 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। तो ये तीनों को सीक्वेंस में याद रखिए, 22 मार्च, 22 मई और 22 अप्रैल। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। एक बार फिर से सही सही देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये फैक्ट, तो अच्छे से देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले ये सीखा, क्या सीखा हुआ है इसे पुनः स्मरण करा रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट, ओजोन दिवस 16 दिसंबर, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। कब से? 1973 से। अच्छा, फिर हमने ये एक ही लाइन में पढ़ा था कि 22 मार्च विश्व जल दिवस, 22 मई विश्व जैव विविधता दिवस, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, और 21 मार्च का है विश्व वानिकी दिवस। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हमने यहाँ पर देखा है। अच्छा, 1992 में
एजेंडा 21 हमने अपनाया था, ये ऊपर मैं बोलना भूल गया। 1972 में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ और इसका ठीक 20 साल बाद एजेंडा 21। तो इसको थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, एक दो बार बैक कर करके वीडियो देखिए। थोड़ा सा फिर से पढ़ देता हूँ तो और रिवीजन हो जाएगा। वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तो कब? 1994 में। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1987 में इसी दिन, किस दिन? 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसलिए ये है। देखिए, जो भी दिवस मनाया जाता है ना, मेरा समान ऑब्जर्वेशन ये है कि कुछ ना कुछ वो उसी दिन कुछ ऐसा होया हुआ रहता है उसी से संबंधित। इसीलिए जैसे कि इसमें 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन से संबंधित, ओजोन परत से संरक्षण, इसीलिए 16 सितंबर को चुना गया दिवस मनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर वैसे बी है, पश्चिमी घाट संतृप्त क्षेत्र, मतलब कि हॉट स्पॉट एरिया कौन सा है। अच्छा, जब जैव विविधता के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको याद आ ही रहा होगा कि 1985 में WJ रोजेन ने जैव विविधता शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया और इसके ठीक 3 साल बाद यानी 1988 में 1988 में हॉट स्पॉट जैसे शब्दों का प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने किया था। अब नेक्स्ट क्या है? 54, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो उपलब्ध विकल्पों में से विकल्प डी, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन करना, ये जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। अच्छा, जैव विविधता का शब्द अभी हमने पढ़ा कि 1985 में 1985 में WJ रोजन ने जैव विविधता शब्दों का सबसे पहली बार प्रयोग किया और 3 साल बाद हॉट स्पॉट जैसे शब्दों का यानी 1988 में नॉर्मन मायर्स ने इसका प्रयोग किया था। एक और है, जैसे जैव विविधता का हम संरक्षण करते हैं तो संरक्षण के कई तरीकों में से एक तरीका है बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो एडवर्ड सुएस ने किया। ये सब आए हुए क्वेश्चन, मतलब आए हुए हैं क्वेश्चन, उसी का फैक्ट है ये। एडवर्ड सुएस ने बायोस्फीयर रिजर्व का प्रयोग किया। नेक्स्ट, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो लाइकेन जो होता है वो प्रदूषण संकेतक पौधा होता है। ये लाइकेन के बारे में तीसरी बार शायद ये हम लोग पढ़ रहे हैं। और लाइकेन के बारे में हम लोग क्या क्या फैक्ट है हमारे पास? ये सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल होता है लाइकेन। सिम्बायोसिस का मतलब सहजीविता, मतलब कि जियो और जीने दो, मतलब दो के मिलने से दोनों का जीवन संभव हो जाता है। अच्छा देखिए, लाइकेन का शरीर का निर्माण शैवाल और कवक से होता है। तो शैवाल और कवक दोनों एक दूसरे के लिए सिम्बायोसिस का काम करते हैं, सहजीविता का काम करते हैं। दूसरा फैक्ट क्या है? वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव लाइकेन पर पड़ता है, इसीलिए हम कहते हैं प्रदूषण संकेतक होता है लाइकेन। यही कारण है कि शहरों के नज़दीक हम कभी लाइकेन को नहीं देखेंगे, क्योंकि सामान्यतः शहरों के पास वायु प्रदूषण ज़्यादा रहता है गाड़ी मोटर के कारण। अच्छा, और कुछ खास है क्या? नहीं, बस इतना ही है। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो जो सौर सेल होता है, सौर सेल वो सबसे अच्छा होता है। ऊर्जा स्रोतों में पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए उपलब्ध विकल्पों में से सौर सेल सबसे उपयुक्त विकल्प है, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर है। एक बार व्याख्या देखते हैं। सौर बैटरी या सौर सेल फोटोवोल्टाइक प्रभाव के द्वारा सूर्य या प्रकाश के किसी अन्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है। पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद एवं नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा से कुछ न कुछ मात्रा में पर्यावरण का निम्नीकरण अवश्य होता है। तो ये अन्य जो विकल्प थे ना, उसके बारे में बताया गया है। कुल मिलाकर फैक्ट क्या याद रखना है कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सौर ऊर्जा बहुत अच्छा है। किसकी तुलना में? नाभिकीय विखंडन की तुलना में, पेट्रोलियम उत्पाद की तुलना में और वन उत्पाद की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो जो रिपीटेड है ना, मतलब उसी तरह से मिला जुला, मैंने उसको गोल करके रखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो पश्चिमी घाट में सदाबहार वन पाए जाते हैं, जो कि उपलब्ध विकल्प है उसके हिसाब से। सदाबहार वन के बारे में और फैक्ट हमें क्या पता है? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है सदाबहार वन में, ठीक है। अच्छा, और कुछ खास है क्या? अब कुछ खास तो नहीं है, बस इतना ही है। अब नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 को 2 से मिलाना है। एक साइड राष्ट्रीय पार्क है, दूसरी साइड राज्य है। तो दाचीगाम राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। पापीकोंडा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। सरिस्का राष्ट्रीय पार्क ये राजस्थान में और बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क ये कर्नाटक में है। अब देखिए, राष्ट्रीय पार्क से संबंधित कुछ फैक्ट पर हमने बात किया है पिछले वीडियो में, इस सीरीज के पिछले वीडियो में। तो जैसे सबसे पहला नेशनल पार्क एक बार पूछा था, तो जिम कॉर्बेट, इसी को हैली नेशनल पार्क बोलते हैं, तो 1936 में आज़ादी के पहले ही उत्तराखंड में स्थापित हुआ था। सबसे बड़ा नेशनल पार्क अगर पूछे तो हमीस नेशनल पार्क, ये जम्मू एंड कश्मीर में है, 1981 में एस्टैब्लिशमेंट इसका हुआ था, यानी आज़ादी के बाद की कहानी है।
स्मॉलेस्ट सबसे छोटा जो राष्ट्र नेशनल पार्क है वो साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क है, अंडमान निकोबार में है। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क वाले राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश। और कौन सा ऐसा राज्य जहाँ एक भी नेशनल पार्क नहीं है? पंजाब। ये सब हमने बात कर लिया है, यही इसमें व्याख्या वही लिखा हुआ है, पढ़ ही देता हूँ। दाचीगाम जम्मू एंड कश्मीर में है, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में है, सरिस्का राजस्थान में है और बांदीपुर कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? तो देखिए जो सही सुमेलित है वो तो डी नंबर है, ओजोन रिक्तता, चर्म कैंसर इसके कारण हो जाता है, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। अब जो नहीं है वो उसका थोड़ा देख लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये अम्ल वर्षा का कारण होता है। फ्लोराइड प्रदूषण, इसके कारण दंत क्षय होता है, यानी दांतों का क्षय होता है। मिथाइन आइसोसाइनाइड, ये भोपाल गैस त्रासदी 1984 में जो हुआ था उससे संबंधित है। तो ये यही क्वेश्चन मतलब उलट के पूछ दिया इस बार, थोड़ा सा सेम बात लिखा हुआ है तो उसको क्या पढ़ना फिर से। नेक्स्ट, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। जो उपलब्ध विकल्प है उसमें से विकल्प बी इसका सही आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। लेकिन हम फिर से पुनः स्मरण करते हैं, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है इस सीरीज का तो आपको याद आ रहा होगा। देखिए हमने बात किया था कि 36 से 70% सबसे ज़्यादा मात्रा में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव, ये जलवाष्प के कारण होता है। लेकिन बदनाम सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका योगदान 9 से 26% तक होता है। तीसरा नंबर जो ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में आता है वो है मीथेन CH4 जिसको कहते हैं, और चौथा नंबर ओजोन O3 जिसको कहते हैं, 3 से 7%। नेक्स्ट देखते हैं, ये वही बातें सब लिखी हुई है इसमें, तो इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया? तो देखिए गोबर गैस प्रणाली का जिसने आविष्कार किया था डॉक्टर SB देसाई, उनका नाम ही नहीं है ऑप्शन में, SB देसाई कहीं पर, इसीलिए देखिए आंसर के पास स्टार लगा हुआ है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI के वैज्ञानिक डॉक्टर SB देसाई ने वर्ष 1941 से 42 में गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था, यानी आज़ादी के पहले ही आविष्कार हो गया था। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, बस कारण जरूर बताइएगा। बस इतना ही कहना है आपसे।